हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि रिसेंट टाइम में एसए का जो इंक्लूज़न है वो हमारे बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में किया गया है और इस एसए को लेकर स्टूडेंट्स के मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। कई बार क्लासेस के अंदर भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए। तो मैंने सोचा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आप सभी के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया के साथ, एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ मैं आप सभी के लिए एक एस्से को लेकर आऊँ। आप देखेंगे कि एस्से का जो प्रकार है ये कई जगह पे आप यूट्यूब पे भी देखेंगे कि कई बार सारे लोग इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के डिस्कशंस कर रहे हैं। ऐसा एस्से ये लिखना है, वो लिखना है, लेकिन आप देखेंगे ना कि लिखना क्या है और कैसे लिखना है, इसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं है। ज़्यादातर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इन्हीं के राउंड चीज़ें घूम रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एस्से का कई डायमेंशंस होता है। जैसे सोशल एस्से से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल एस्से से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिलॉसफिकल एस्से से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जलवायविक और दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो दर्शन से संबंधित प्रश्न हैं वो सबसे ज़्यादा टिपिकल नेचर का होता है, क्योंकि अगर फिलॉसफी अगर आप सोशल क्वेश्चंस हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। सिमिलरली अगर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो आपने जो पॉलिटी पढ़ा है वहाँ से कुछ ना कुछ आपके पास कंटेंट होता है। इकोनॉमिकल या फिर आप देखेंगे कि साइंस टेक से रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। लेकिन जो फिलॉसफिकल क्वेश्चन होता है ना, वो फिलॉसफिकल क्वेश्चंस का नेचर ऐसा होता है, इतना उसका बड़ा डायमेंशन है, इतना बड़ा उसका एरिया है कि उसको कवर करना स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी टफ होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ भी एस्से पढ़ाए जाते हैं ना, वहाँ पर फिलॉसफिकल एस्से सबसे लास्ट में लेकर आएंगे लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें समझाने में भी कष्ट होता है और बच्चों को लिखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बच्चों को भी लगता है कि मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि अगर 12 एस्से पूछे जा रहे हैं ना, तो उसमें कम से कम 8 से 10 एस्से, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, वो फिलॉसफिकल नेचर का ही होता है। अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें तो भी, और बीपीएससी का लास्ट ईयर का अगर हम लोग पेपर देखें 68 का, तो वहाँ पर भी सेम यही नेचर आपको देखने को मिलेगा। तो आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए मैं आपके साथ हूँ और आप देखेंगे कि समझेंगे कि किस प्रकार से किसी एस्से को लिखा जाता है। इसके ऊपर हम लोग एक बृहद चर्चा करेंगे। तो मुझे लगा कि सबसे जो बेहतर चीज़ है वो ये है कि एक क्वेश्चन के साथ इसको डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन का नाम है कि शिक्षा जो है वो शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो बीपीएससी के अंदर 3 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम है। अगर 1 घंटे का टाइम है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 5 मिनट आप क्वेश्चन को समझने के ऊपर फोकस करें कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाहता है। फिर मैं फॉर्मेटिंग आपको बताऊंगा कि लिखना क्या क्या होता है और कैसे लिखा जाएगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब मनुष्य के अंदर पहले से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ विद्वता होती है, कुछ पूर्णता होती है, और उस पूर्णता, मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ पूर्णता है, कुछ न कुछ ज्ञान है, और उस पूर्णता को अभिव्यक्त करने का काम कौन करता है? उस पूर्णता को अभिव्यक्त करने का काम जो है वो कौन करता है? शिक्षा करता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन लिखना हो तो उस क्वेश्चन को लिखने से पहले आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैं बोलूँगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो उस क्वेश्चन की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, समझे कि इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इसको पहले समझने का प्रयास करें।
कि किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स किसके अराउंड है? पहला शिक्षा के अनुसार अराउंड, और दूसरा पूर्णता के अराउंड, ठीक है, पूर्णता, और यह मनुष्य में पहले से क्या होता है? विद्यमान होता है, ठीक है। इन 3 चीज़ों के ऊपर क्या करना है? डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न निकल कर आएगा कि जो फोकस हमें करना है वो किसके ऊपर? शिक्षा के ऊपर। तो पहला प्रश्न जो हमारे मन में आएगा कि आखिर शिक्षा क्या है, इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या गुण हैं जिसके कारण जो मनुष्य के अंदर जो पहले से विद्वता होती है, पूर्णता होती है, उस पूर्णता को एक्सप्रेस करने का, उस पूर्णता को दुनिया के समक्ष प्रकट करने का जो काम है वो कौन करता है? शिक्षा करता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमें प्रश्न उठेगा हमारे मन में कि आखिर शिक्षा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग बना लेंगे कि शिक्षा क्या है, ठीक है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आंसर्स लिखना क्या है, ये इसकी फॉर्मेटिंग नहीं है, बट कैसे लिखना है इसकी फॉर्मेटिंग डेफिनेटली है। बाद में मैं आपको एक मॉडल आंसर के थ्रू भी, इसके अंदर ही मैं मॉडल आंसर भी अटैच कर दूंगा जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाए कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि शिक्षा आखिर है क्या, व्हाट इज़ नॉलेज, है ना। और दूसरा क्वेश्चन कि शिक्षा करता क्या है? मनुष्य के अंदर जो विद्वताएं होती हैं, जो पूर्णताएं होती हैं, उस पूर्णता को वो एक्सप्रेस करता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर मनुष्य के अंदर कौन कौन सी विद्वताएं, है ना, कि मनुष्य के अंदर ऐसा कौन कौन सा चीज़ होता है जो कि पहले से होता है और उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का काम है वो कौन करता है? शिक्षा करता है। तो दूसरा जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि मनुष्य में पहले से ही कौन कौन सी पूर्णताएं मौजूद होती है पहले से ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि शिक्षा आखिर है क्या, और दूसरा क्वेश्चन कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सी विद्वताएं पहले से विद्यमान होती है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यहाँ हमने शिक्षा देख लिया और दूसरा किसके बारे में देख लिया कि पहले से कौन कौन सी विद्वताएं पहले से मौजूद हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इस विद्वता को या इस पूर्णता को शिक्षा कैसे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इस पूर्णता को शिक्षा कैसे एक्सप्रेस करता है ये आपको बताना पड़ेगा कि आपके अंदर जो विद्वता है, ठीक है, पूर्णता है, उसको शिक्षा एक्सप्रेस आखिर करता कैसे है, ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा मनुष्य में इन पूर्णताओं को कैसे, यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है कि कैसे एक्सप्रेस करता है। बोला कि पहले से विद्यमान पूर्णता को एक्सप्रेस करता है, तो कैसे एक्सप्रेस करता है भाई, कैसे उसको अभिव्यक्त करता है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि कैसे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और क्या है कि ये जो 3 व्यूज जो हो गए ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के व्यू हो गए, लेकिन जब भी आप इससे लिखेंगे तो उसके एक निगेटिव एस्पेक्ट यानी कि काउंटर व्यू जिसको बोलते हैं, उस काउंटर व्यू के ऊपर भी आपको चर्चा करना होता है। तो इसका जो एक काउंटर व्यू होगा कि शिक्षा जो है वो मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट नहीं है, मनुष्य के अंदर कभी कभी खामियां जो होती हैं उन खामियों को भी दर्शाने का, उन खामियों मतलब शिक्षा के बावजूद मनुष्य के अंदर कभी कभी क्या होती है, खामियां रह जाती। जैसे आप देखेंगे कि कोई किसी ने हैकिंग सीख लिया है तो वो नॉलेज है ना, नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन उसका यूज़ क्या कर रहा है, वो उस शिक्षा का यूज़ क्या कर रहा है, वो निगेटिव एस्पेक्ट में कर रहा है, चुराने के लिए कर रहा है, चोरी के लिए कर रहा है ना। तो शिक्षा कभी कभी जब आपके पास अगर पहले से आपको हैकिंग नहीं आती थी तो फिर आपके पास आप ये बुराइयों को नहीं कर सकते थे, मतलब आपके पास चूंकि ये हैकिंग का नॉलेज है इसलिए आपने क्या किया, चोरी किया, है ना। तो क्या होता है कि शिक्षा कभी कभी क्या करता है कि वह खामियों को भी प्रकट करने का काम करता है। तो वही बोलता है कि कभी कभी शिक्षा मनुष्य में खामियां भी प्रकट करता है। तो कैसे प्रकट करता है उसके ऊपर आपको डिस्कस करना होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो बनकर आता है वो ये बनकर आता है कि आखिर सही शिक्षा है क्या और कैसे हम लोग इस सही शिक्षा को विकसित करें, क्योंकि हमने देखा इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है कि वह आंतरिक जो पूर्णताएं हैं उसको एक्सप्रेस करता है, और दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यह कभी कभी क्या करता है कि आपको शिक्षा होने के बाद आप सोसाइटी के लिए, आप समाज के लिए क्या बन जाते हैं, घातक बन जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि वो जैसे हैकिंग, तो वो गलत नॉलेज तो नहीं है, शिक्षा तो अच्छी है, लेकिन उसके अंदर आपके
जो जिस व्यक्ति के पास था उस व्यक्ति के पास नैतिकता का क्या था, अभाव था। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि नैतिक शिक्षा या सही शिक्षा या उचित शिक्षा किसी व्यक्ति के अंदर कैसे प्रकट करें। तो इन पांचों डायमेंशंस के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के अंदर सही शिक्षा को कैसे व्यक्त करें, कैसे विकसित करें। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन क्या था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की व्यक्ति है। तो पहला प्रश्न ये बना कि आखिर शिक्षा है क्या। दूसरा कि शिक्षा विद्यमान पूर्णता को कैसे, कौन कौन सी पूर्णताएं होती हैं। तीसरा कि शिक्षा इन पूर्णताओं को कैसे व्यक्त करता है। चौथा, शिक्षा से एक काउंटर व्यू हमेशा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो व्यू हो गया वो कौन सा व्यू हो गया, काउंटर व्यू हो गया, काउंटर व्यू। तो फोर्थ जो क्वेश्चन बना कि शिक्षा कैसे मनुष्य के अंदर जो खामियां होती हैं उन खामियों को भी दुनिया के सामने लेकर आता है। और 5वां क्वेश्चन कि सही शिक्षा को हम लोग विकसित करें तो कैसे करें। इन 5 प्रश्नों के साथ हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब इन्हीं 5 देखो इससे में करना क्या होता है कि आपने क्वेश्चन बना लिया। अब इन 5 क्वेश्चन आपने बना लिया तो इन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपका इससे क्लियर हो जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि एक एक करके हम लोग इन 5 का आंसर करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि आखिर शिक्षा है क्या। ठीक है, नॉलेज क्या है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो शिक्षा क्या है, ज्ञान, कौशल, मूल्य और समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा आखिर है क्या। शिक्षा करता क्या है, शिक्षा आपके अंदर मूल्यों को विकसित करता है, कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज गलत है, इसका निर्णय आप कब लेने में सक्षम हो पाते हैं, जब आप क्या होते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति होते है ना। तो शिक्षा मूल्यों को विकसित करने का काम करता है। आपके पास स्किल्स, जैसे बोलते हैं कि उसने फलाना डिग्री किया हुआ है, तो डिग्री का मतलब क्या है, उसके अंदर उस चीज से संबंधित स्किल्स हैं, उससे संबंधित कौशल है। तो कौशल को विकसित करने का काम किसने किया, शिक्षा ने किया। ठीक है, तो शिक्षा मनुष्य के अंदर कौशल विकसित करने का काम करता है। शिक्षा मनुष्य के अंदर नैतिकता विकसित करने का काम करता है। शिक्षा मनुष्य के अंदर मूल्य को विकसित करने का काम करता है। शिक्षा मनुष्य के अंदर ज्ञान को विकसित करने का कार्य करता है। और शिक्षा मनुष्य के अंदर समझ को विकसित करने का काम करता है। सही और गलत के बीच का जो विभेद है वो विभेद आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, शिक्षा से प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है। तो शिक्षा 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, एक औपचारिक संस्थानों से, दूसरा अनौपचारिक संस्थानों से, जैसे स्कूल से, कॉलेजेस से। अगर इन सारी जगहों से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो क्या है, औपचारिक शिक्षा है। और अगर आप अपने पेरेंट्स से या फिर कोई एक समाज से, सोसाइटी से, आप किसी अपने ऐसे व्यक्ति से जिसको आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनसे अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ऐसे शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो वही कहता है कि यह, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीखते हैं तो वो भी क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा होता है। तो वही कहता है कि शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरीक़ों से सीखा जा सकता है। और इसका जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि गंभीर रूप से सोचने, समस्याओं को हल करने, उसका निराकरण करने और प्रभावी ढंग से संवाद करने और समाज में योगदान करने के लिए क्या करना है, व्यक्ति को सशक्त बनाना है। ठीक है, आपके अंदर सोचने की क्षमता, गंभीर रूप से किसी चीज़ के ऊपर अगर बोला जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल के चला जा रहा है, क्या कहते हैं, है छोड़ो, उसके पास दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं मतलब क्या, उसके पास क्या है, इस किसी चीज़ के सही या गलत में भेद करने का उसके पास क्षमता नहीं, मतलब वो किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर गंभीर रूप से सोचने में सक्षम नहीं है, अर्थात उसके पास किस चीज़ का अभाव है, शिक्षा का अभाव। तो शिक्षा किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से सोचने, अगर मान लो कि आपके मोहल्ले में किसी प्रकार की समस्या है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो अशिक्षित व्यक्ति है उस समस्या के ऊपर किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं करेगा, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति है उस समस्या के ऊपर सोचेगा, विचार करेगा कि कैसे उस समस्या का समाधान किया जाए। तो समस्याओं को हल करने में उनका निराकरण करने में शिक्षा आपको क्या करता है, शिक्षा के कारण आप उसको हल कर पाते हैं। प्रभावी ढंग से संवाद करने, आप किसी की बात सुने, ठीक है, यह कब संभव होगा, तो यह शिक्षा के द्वारा संभव होगा।
तो प्रभावी ढंग से संवाद करने का काम जो है वो कौन करता है? शिक्षा करता है। और समाज में योगदान करने का काम जो है वो कौन करता है? शिक्षा करता है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा फिलोसफिकल लेकर चलें कि शिक्षा ऐसे किसी भी व्यक्ति के अंदर शिक्षा आता कहाँ से, तो शिक्षा देखेंगे कि कई प्रकार से शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है। जैसे प्रत्यक्ष से देखकर हम लोगों को किसी भी चीज़ का क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आज हम लोग घर से बाहर निकले और देखा कि बारिश हो रही है, तो हमने बोला कि प्रत्यक्ष रूप से कि अच्छा आज वर्षा हो रही है, तो प्रत्यक्ष के आधार पर भी शिक्षा प्राप्त होता है। दूसरा जो शिक्षा प्राप्त करने का जो जरिया है, जो शिक्षा प्राप्त करने का जरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं अनुमान। अनुमान के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं? शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप घर में सोए हुए थे, सुबह उठे और आपने देखा कि चारों तरफ रोड पे पानी है, तो आपने क्या अनुमान लगाया कि निश्चित ही रात को क्या हुआ होगा? बारिश हुआ होगा। तो अनुमान के द्वारा भी आप क्या करते हैं? शिक्षा को प्राप्त करते हैं, है ना। इसके अलावा और भी कई प्रकार हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उसके बाद जो प्रकार है उसको बोलते हैं उपमान। अर्थात उपमा देकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आपने नील गाय को कभी देखा नहीं था, है ना। आपको ये बताया गया कि गाय की तरह का एक प्राणी है जो कि नीला रंग का दिखेगा, तो वो क्या है? नील गाय। तो जैसे ही आपने नीला रंग का एक प्राणी को देखा जो कि गाय की तरह दिख रहा था, आपको पहले उसकी उपमा दे जा चुकी है कि ऐसा होगा तो वो ऐसा होगा। जैसे ही आपने उसको देखा, आपको लगा कि अच्छा यही होगा नील गाय। तो प्रत्यक्ष के आधार पे, अनुमान के आधार पे, उपमान के आधार पे, शब्द के आधार पे, शब्द का मतलब होता है किसी ज्ञानी पुरुष, किसी आप्त पुरुष के द्वारा जो प्रदान किया गया ज्ञान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे आप वेदों की बातों को, महर्षियों ऋषियों की बातों को, शिक्षकों की बातों को आप क्या करते हैं? मानते हैं। अर्थात क्या हुआ? ऐसे ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोपत्ति और अनुपलब्धि, इन प्रकारों से हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान जो है यह तरीका मेथड्स है नॉलेज को गेन करने का। लेकिन करता क्या है? तो यह किसी विषय को गंभीर रूप से सोचने की आपको क्षमता प्रदान करता है, आपके अंदर मूल्यों को विकसित करता है, आपको समस्याओं को हल करने का ज्ञान प्रदान करता है कि किस प्रकार से हल किया जा सकता है, संवाद को बेहतर तरीके से, कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से करने का आपको नॉलेज प्रदान करता है, और समाज में योगदान प्रदान करने का ज्ञान प्रदान करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वह व्यक्तिगत विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर शिक्षा है तो वह केवल और केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से, कई रूपों से वो व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है? सशक्त होता है। तो अगर आप कहना चाहें तो शिक्षा किसी मनुष्य को संपूर्ण रूप से सशक्त करने का जो कार्य है वो करता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि शिक्षा का एक बेसिक सा डेफिनेशन दे सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? आप लोग फिर से देखें। सबसे पहला काम क्या करना है? जो क्वेश्चन है उसको समझना है कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, और फिर उस क्वेश्चन के ऊपर, उस टॉप क्वेश्चन के ऊपर 4-5 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे ही आपने 4-5 क्वेश्चन प्रिपेयर किया, एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करने का कोशिश करें। जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि शिक्षा क्या है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनुष्य में पहले से कौन कौन सी पूर्णताएं होती हैं, वो जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि कौन कौन सा पूर्णताएं उसके अंदर पहले से है। तो आप देखेंगे कि किसी बच्चे के अंदर, अब वो अपने पेरेंट्स को देखता है, उसको जबकि कुछ नॉलेज नहीं है, अपने पेरेंट्स को देखता है, अपने भाई को देखता है, वो स्वतः ही खिलखिला उठता है, एकदम अबोध सा बालक है, बच्चा है बिल्कुल, और वह स्वतः खिलखिलाने लगता है। तो वह स्वतः क्यों खिलखिला रहा है? क्योंकि उसके अंदर पहले से अपनापन का ज्ञान है। उसने शिक्षा नहीं ग्रहण की है, लेकिन उसके अंदर पहले से यह ज्ञान है कि यह जो व्यक्ति है वो मेरा अपना है, और यह जो व्यक्ति वो मेरा अपना नहीं है। आप देखेंगे कोई बच्चा है और कोई एक नया व्यक्ति आया आपके घर में, जैसे वो नया व्यक्ति आपके घर में आएगा वो बच्चा रोना शुरू करेगा, है ना।
मेरा भतीजा है, 1 साल का है अभी, ठीक है। और आप देखेंगे कि मैं 10 दिन के भी बाद जाऊँगा ना, तो वो सबको छोड़ के वो मेरे पास आएगा, ठीक है। उसे इतना बोध है, बिल्कुल एक वर्ष का है और इतना उसे बोध है। तो उसने इस शिक्षा को अभी ग्रहण नहीं किया है, लेकिन यह शिक्षा, यह ज्ञान उसके अंदर पहले से क्या था, अंतर्निहित था। और चूंकि यह ज्ञान उसके अंदर अंतर्निहित था, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज्ञान है जो कि मनुष्य के अंदर पहले से क्या होता है, अंतर्निहित होता है ना। तो वही कौन कौन सा ऐसा चीज है जो मनुष्य के अंदर पहले से अंतर्निहित होता है, उसी चीज को हमें यहां पर देखना है। तो जैसे हमने देखा कि बुद्धिमत्ता, ठीक है ना, इमोशनल, भावनात्मक गहराई, ठीक है, किसी के साथ अटैचमेंट कहां से आना चाहिए था, शिक्षा से आना चाहिए था, लेकिन यह मनुष्य के अंदर पहले से विद्यमान होता है, ठीक है। रचनात्मकता, आप किसी बच्चे को देखेंगे कि जन्म ले रहा है, थोड़ा सा उस बड़ा हुआ, वो उसी समय से पेंटिंग बनाना शुरू किया, उसको किसी से उसने नहीं सीखा है, किसी को देखा भी नहीं है, लेकिन उसको वो पेंटिंग बनाने में मजा आ रहा है। कोई बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2-3 साल का, बोलना शुरू किया, बोलने के साथ साथ वो गा रहा है। तो ये रचनात्मकता उसके अंदर कहां से आई, किसी ने उसे सिखाया नहीं है, किसी ने उसे सिखाया नहीं है, वह पहले से उसके अंदर विद्यमान था। हाँ, उसके अंदर जो ये पेंटिंग उसने करना शुरू किया, वो क्या होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर ये स्किल है कि वो पेंटिंग, उसके अंदर ये भाव विद्यमान है कि वह पेंटिंग करना चाहता है। और जब उसको पेंटिंग के गुण आ जाएंगे, जो मेथड्स है वो आ जाएगा, मतलब वो क्या हो गया, शिक्षा हो गया। पहले से उसके अंदर क्या था, पेंटिंग करने की इच्छा शक्ति थी। और जब पेंटिंग के मेथड्स, गाने का मेथड्स उसने सीखा, अब दोनों का मर्जर होगा, दोनों का एमलगमेशन होगा, और दोनों का मर्जर होने के बाद वह जो होगा वो एक नए स्वरूप में निकलकर दुनिया के सामने आएगा, है ना। तो भावनात्मक गहराई हो गई, रचनात्मकता हो गई, अनुकूलशीलता हो गई, किसके साथ अनुकूल रहना है, किसके साथ अनुकूल नहीं रहना है। एकदम छोटे से छोटे बच्चे को देखोगे कि जैसे ही आप उसको घुमाने ले जाओ, बड़ा खुश रहेगा, और उस व्यक्ति को वो देखना चाहेगा जो व्यक्ति उसको बार बार क्या करना चाहता है, घुमाना चाहता है। जैसे घर में 4 लोग हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, घर में 4 लोग हैं, तो उन 4 लोगों में वह बच्चा उसी व्यक्ति के पास जाएगा जो उसको बार बार क्या करते, घुमाने ले जाते। शाम जैसे ही होगा, उसको कुछ नहीं बोलने आता है, लेकिन उसकी नजरें जो होंगी वो उसके अपने दादाजी पर, दादी पर टिकी होंगी कि अच्छा यही आदमी हमको शाम को लेकर घुमाने जाता है ना। सामाजिक कौशल, शारीरिक क्षमता, संचार, नैतिक जागरूकता, जिज्ञासा, लचीलापन, ये सारी जो गुण होते हैं, ये सारे जो लक्षण होते हैं, वो व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान होते हैं, ठीक है। यद्यपि कि यह जो गुण होता है वह सभी व्यक्ति में, इसका एक्सटेंट अलग अलग होता है। आप देखेंगे कोई ज़्यादा मिलनसार होता है, कोई कम मिलनसार होता है, किसी को पेंटिंग अच्छी लगती है, किसी को डांसिंग अच्छी लगती है। तो इन गुणों का जो डिग्री है, परसेंटेज है, वो सभी व्यक्तियों में क्या होता है, अलग अलग होता है ना। लेकिन सभी व्यक्तियों में क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन क्या है कि यह गुण तो पहले से विद्यमान होता ही है, ठीक है। और ये गुण व्यक्तिगत विकास, पारस्परिक संबंधों, रचनात्मकता और संसाधनशीलता के साथ बाधाओं का सामना करने की क्षमता के लिए भी आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि इन गुणों के आधार पर वह व्यक्ति उसके अंदर, उसके जीवन काल में आने वाली कठिनाइयों को, समस्याओं को समझने में, उनका हल करने में, उनका सामना करने में वह व्यक्ति क्या होता है, सक्षम होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो था, हमने देखा कि सेकंड क्वेश्चन क्या था कि पहले से कौन कौन सी पूर्णताएं विद्यमान होती है, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी पूर्णताएं विद्यमान होती है, ठीक है। अब थर्ड जो क्वेश्चन था, जिसमें हमने दोनों को मर्ज किया था, किसको किसको, शिक्षा को और दूसरा किसको, पूर्णता को, इन दोनों को मर्ज किया था। तो क्या होगा मर्ज करके कि शिक्षा इन पूर्णताओं को कैसे प्रकट करता है, कैसे अभिव्यक्त करता है ना।
ये जो पूर्णताएं हैं, इन पूर्णताओं को अभिव्यक्त करने का कार्य शिक्षा किस प्रकार से करता है। ठीक, तो अब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि शिक्षा मनुष्य में इन पूर्णताओं को किस प्रकार प्रकट करती है, किस प्रकार अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। अभिव्यक्त का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो शिक्षा क्या करती है? रचनात्मकता, शिक्षा से रचनात्मकता आती है, संवेदनशीलता आती है, और किसी चीज के ऊपर क्रिटिकल व्यू आता है, आलोचनात्मकता आती है। तो इन चीजों के माध्यम से क्या करता है? सभी लोगों में जो जन्मजात पूर्णताएं होती हैं, मतलब क्या कि पहले से आपके अंदर जो चीज था, पहले से आपके अंदर जो ज्ञान था, उस ज्ञान को नहीं, ये ज्ञान सही है या गलत है, नैतिक मुझे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर नैतिक होना चाहिए तो किस मात्रा में होना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। अब आपके पास क्या आ गया? आपके पास जो नॉलेज था, उस नॉलेज के ऊपर अब क्या हो गया? उसके ऊपर आपके पास एक क्रिटिकल व्यू डेवलप हो गया। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, किसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि आपके अंदर जो सोचने समझने की जो क्षमता है, उस क्षमताओं को एक्सप्रेस करने का जो काम है, वो एक्सप्रेस करने का काम कौन करता है? शिक्षा करता है। ठीक है, यह कौशल विकास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में के अलावा नैतिक और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देता है। ठीक है ना? अभी हमने इस पर डिस्कस किया। ठीक है, और शिक्षा लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने, लचीलापन विकसित करने और समाज में रचनात्मक योगदान देने और अपनी जन्मजात क्षमताओं को पूरी तरीके से व्यक्त करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त करने में भी क्या करता है? मदद करता है। इस प्रकार शिक्षा क्या है? जो पहले से पूर्णताएं होती हैं, उन पूर्णताओं को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? क्षमताओं को खोलता है, शिक्षा कौशल को बढ़ावा देता है, शिक्षा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करता है, शिक्षा नैतिकता का विकास करता है, शिक्षा से क्या होता है? जिज्ञासा को बढ़ावा मिलता है ना? मुझे ये चीज और जानना है, आखिर रात में तारा दिख क्यों रहा है? जिज्ञासा। किसी दिन चंद्रमा दिखा क्यों नहीं? जिज्ञासा। जिज्ञासा ही हुआ होगा तो न्यूटन ने सोचा होगा कि आखिर भाई फल जो है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना? जिज्ञासा है उसके अंदर। तो जब जिज्ञासा आता है तब वहां से क्या होता है? एक सोच स्टार्ट होता है, एक रिसर्च स्टार्ट होता है। सिमिलरली जब प्रॉब्लम्स आते हैं, कोविड आ गया तो अब वैक्सीन खोजो भाई, कैसे ठीक होगा, है ना? तो जब मनुष्य के अंदर क्या होता है कि जिज्ञासाएं आती हैं, लचीलापन आता है, रचनात्मकता होती है, तब क्या होता है? किस चीज को मनुष्य के अंदर जो भिन्न पूर्णताएं होती हैं, उन पूर्णताओं को वो क्या करता है? उन पूर्णताओं को एक्सप्रेस करता है। अब आपको करना क्या है? इन सभी के अंदर आपको एग्जाम्पल्स कोट करने हैं। जैसे एक एक करके मैं बताता हूं कि जैसे मान लो कि कौशल को बढ़ावा देना या क्षमता को खोलना या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो विकास है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास, ये विकास कैसे हुआ? जैसे कि मान लो आप यहां पर कैलाश सत्यार्थी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आपको यहां पर कौशल को बढ़ावा देना है। तो कौशल को बढ़ावा देना कि जैसे इसके अंदर आप एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप किसी प्लेयर का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो लगातार प्रैक्टिस करता है। ठीक है, जब वो प्लेयर आता है खेलने या जब उसका सिलेक्शन होता है, क्रिकेटर की बात कर ले, विराट कोहली की बात कर ले, तो उसके पास उतना स्किल्स, जब वो आते हैं गेम में उस समय उतनी स्किल्स नहीं होते, लेकिन धीरे 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 वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं। मतलब क्या हो गया? उनके कौशल का क्या हुआ? विकास हुआ, है ना? बात में समझ में आ रही? क्षमताओं को खोलने का काम। आप शिक्षक के पास जाते हैं, मेरे गणित के शिक्षक थे 10th क्लास के। जब मैं उनके पास जाता था, मुझे बड़ा कम समझ में आता था मैथ से, तो मैं उनके पास जाता था तो वो क्या करते थे? श्री लक्ष्मी नारायण सर उनका नाम है। वो क्या करते थे कि
BTBC के क्वेश्चन से बताते थे और क्वेश्चन का एक लाइन लिख दिया, एक स्टेप बता दिया, और जैसे ही एक स्टेप बताया और बोला कि देखो बाबू ऐसे 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 करके आओ, हो जाएगा कंप्लीट। बना नहीं देते थे पूरा, वो बताते थे कि तुम ऐसे सोचो ऐसे सोचो ऐसे सोचो, तुम्हारा हो जाएगा। फिर मैं गया, फिर एक दो स्टेप किया, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर सर के पास गया। फिर सर बताते नहीं थे, थोड़ा एक स्टेप आगे बताते और कहते कि जाओ बाबू फिर से करके लो। समझा दिया, क्या हुआ? आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो थिंकिंग एबिलिटी क्या हुआ? विकसित हुआ। और जब थिंकिंग एबिलिटी विकसित होगी तो क्या होगा? आप चीजों के बीच सही या गलत का फर्क समझने में सक्षम हो पाएंगे। शिक्षा बड़ा जरूरी है भाई, हर जगह पे जरूरी है। नहीं तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो समय है, वो सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो छीन लिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। आप लोग प्रिपरेशन के इस समय में एक टाइम हो जाएगा, उसके बाद मान लो 30-35 साल के हो गए, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि प्रिपरेशन कर लो, तो होगा प्रिपरेशन? 99% लोगों के पास नहीं होगा। और ये मान लो एज ही खत्म हो गया, 37 ईयर्स हो गया, होगा प्रिपरेशन? नहीं होगा। समय बड़ा महत्वपूर्ण है, आप जिस फेज से गुजर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस फेज को पूरे तरीके से यूज़ कीजिए, है ना, एकदम डेडिकेशन के साथ यूज़ कीजिए, अफवाहों में नहीं पड़िए, और एकदम एनर्जी के साथ। 10 तरह के लोग 10 अलग अलग तरह के बात करेंगे, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो। आपके अंदर पहले से पूर्णताएं विद्यमान है, आप पहले से जागरूक व्यक्ति हैं, आपको पहले से ज्ञान है, आपको बस चीज़ों को समझने का फ़र्क है। आपको बस क्या करना है, पहले से जो आपके अंदर पूर्णताएं हैं, उन पूर्णताओं को क्या करना है? अभिव्यक्त कर देना है, एक्सप्रेस कर देना है ना। उसी तरीके से देखेंगे तो नैतिकता को बढ़ावा देने का कार्य कौन करता है? शिक्षा करता है। महात्मा गांधी का आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप किसी साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं, न्यूटन का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर जो विद्वता है, मनुष्य के अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं, पूर्णताएं होती हैं, उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर सही शिक्षा को कैसे विकसित करें? तो एक व्यापक रणनीति आवश्यक है शिक्षा को विकसित करने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको थिंकिंग भी होना चाहिए, दिल भी होना चाहिए, और भाई क्या होना चाहिए? दिमाग भी होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब आपके पास सेम तरीके के ऑप्शंस होते हैं तो आप दिल के सुनते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? चीज़ों को सही तरीके से सोचना पड़ेगा कि ये मेरे लायक है, मेरा क्या रिक्वायरमेंट है ना। पैसा इंपॉर्टेंट है कि टाइम इंपॉर्टेंट है? लाइफ इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों के साथ बकैती इंपॉर्टेंट है ना। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कहता है कि इसके लिए एक व्यापक रणनीति आवश्यक है, जो दिल और दिमाग दोनों को क्या करे? शामिल करे, दोनों को शामिल करे, ठीक है। इसमें आलोचनात्मक सोच होना चाहिए, सहानुभूति भी होनी चाहिए। शिक्षा क्यों ग्रहण करेंगे भाई, जब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं होगा, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होगी, सहानुभूति नहीं होगा। और अति सहानुभूति फिर से क्या है? आपके लिए हानिकारक है। सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, हर जगह वर्जित है। अत्यधिक भौतिकता वर्जित है ना। और वर्तमान समय में आप सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक हो जाएंगे तो भी आपका जीवन नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा? दोनों के बीच एक संतुलन बना के रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे? चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आलोचनात्मक सोच होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, और नैतिक सिद्धांतों के साथ साथ अकादमिक ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? शिक्षा को समझ सकते हैं, शिक्षा का सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट संचार, जो सामने वाला बोल रहा है वो सही से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, शिक्षा को ग्रहण करने का कई सारा तरीका होता है। प्रत्यक्ष, क्योंकि देखो सब में भ्रम है, हर जगह भ्रम है। सबसे जो शुद्ध ज्ञान माना गया है वो प्रत्यक्ष को माना गया, कि देख रहे हैं तो वो तो गलत नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, अपराध में चल रहे हैं, अंधेरा है, रस्सी गिरा हुआ था सामने में और आप देखकर भाग रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर्प है, वो सांप है,
तो प्रत्यक्ष ज्ञान में भी क्या हो सकता है, भ्रम हो सकता है। प्रत्यक्ष में भी भ्रम हो सकता है, तो अनुमान उपमान सभी जगह पे भ्रम हो सकता है। आपने देखा कहीं पर पानी गिरा हुआ है, हो सकता है किसी बगल वाले ने पूरा रोड तक पानी फेंक दिया होगा और आपको लगा कि रात को बारिश हुई थी। जैसे ही थोड़ा आपने किसी से बोला कि नहीं मेरे तरफ तो पानी नहीं है। मतलब क्या कि ज्ञान जो है, ज्ञान के अंदर भ्रम है। आपको समझना पड़ेगा कि जब प्रत्यक्ष के अंदर भ्रम हो सकता है, भ्रम का मतलब क्या है, इल्यूजन हो सकता है, माया हो सकता है। जब प्रत्यक्ष में भ्रम हो सकता है भाई, तो कहीं भी भ्रम हो सकता है। इसलिए जो कई बार देखने में चीजें बड़ी अच्छी लग रही हैं, आहा सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। यही हो रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ एसए के क्लासेज में। सुनने में अच्छा लग रहा है, अरे आतंकवाद, वाह क्या टॉपिक पढ़ा है, क्वेश्चन पूछना ही नहीं है, लिखो, अगर पूछ दिया लिखोगे तो नंबर नहीं आना है। अरे G20 करंट का क्वेश्चन है, आ गया लिख देते हैं, नंबर नहीं आना है। क्योंकि इससे का क्या मोटिव है, अगर आपने सुना होगा सही तरीके से, तो बीपीएससी ने कहा था कि इससे जो है वह जीएस पेपर का एक्सटेंशन नहीं है, यह आपके कौशल, आपकी विद्वता, आपके जो भी सिविल सर्विस सर्वेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, गुण होते हैं, उन गुणों का परीक्षण करने के लिए। तो उन गुणों का परीक्षण करने के लिए आपको प्रश्न भी ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसके अंदर आप उन गुणों को दर्शा सकते हैं। जैसे सिविल सर्वेंट का गुण क्या होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो ना जिसके अंदर पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहानुभूति, साहस जैसे टर्म्स आते हैं, जैसे थीम्स डेवलप होते हैं, ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट करो। समझ में आ रही है बात? तो देखने में जो अच्छा लग रहा है, सुनने में जो अच्छा लग रहा है, वो हमेशा आपके लिए लाभदायक है, यह सही नहीं, यह आवश्यक नहीं। हमेशा क्या, वो हमेशा लाभदायक नहीं ही होगा। इसीलिए कंटेंट के ऊपर फोकस करो, टॉपिक के ऊपर कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर फोकस करो, मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि सही शिक्षा को हम लोग कैसे विकसित कर सकते हैं। उसके बाद एक जो क्वेश्चन हमारा था, जो कि यहाँ पर छूट गया था, कि कभी कभी शिक्षा मनुष्य में खामियां कैसे प्रकट कर देती है। ओसामा बिन लादेन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ही वॉज एन इंजीनियर, राइट। उसको पता चला कि अच्छा इस एंगल से मारेंगे तो पूरा टावर जो है वो गिर जाएगा। नॉलेज आया, डिस्ट्रक्टिव माइंड था, डिस्ट्रक्शन में यूज कर दिया। शहरी नक्सलवाद, राइट। कट्टरपंथी विचारधारा, विचारधारा आना अच्छी बात है, नॉलेज होना, विचारधारा भी एक प्रकार का नॉलेज है, लेकिन वहां पर सिर्फ मेरी विचारधारा ही सही है, ये कैसी विचारधारा होगी, कट्टरपंथी विचारधारा। अगेन ये क्या है, नॉलेज तो आया लेकिन आपका काम नहीं होगा। हैकर्स, मैंने एग्जांपल भी दिया था, शिक्षा का व्यवसायीकरण, राइट, है ना। एडोल्फ हिटलर के प्रचार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तुरंत आया, कुछ भी लिख के तुरंत दूसरे को शेयर कर दिया बिना तथ्यों को जानने पहचाने। और ये बड़ा दुनिया में बड़ा तन्मयता के साथ चल रहा है, पूरे दुनिया इसी में व्यस्त है। ये चीज हुआ, तुरंत उठाया, तुरंत शेयर कर दिया। कुछ पता नहीं है, अपना कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, बस शेयर करना है, हाथ दे दिए भगवान, शेयर कर दो। पता है नहीं कुछ, बस शेयर करना है। तब भगवान क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद आपका जो दोनों हाथ जिससे शेयर किया था वही हाथ छीन लेंगे। क्या रे, तुम जब नकम्मा निकारा काम के लिए तुम इसको यूज कर रहा है तो इसको रख के ही क्या करोगे, हटा दो। तो अगर आप कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो उसके तथ्यों को जानिए, समझिए, ठीक है। इसी तरीके से आप अफवाह में पढ़ के आप चीजों को अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी हानिकारक होगा, आपके क्रेडिबिलिटी के लिए हानिकारक हो जाएगा। जिंदगी जो है वो उसको कई आप संस्थाओं के साथ आपको जीना है, परिवार आपकी संस्था है उसके साथ जीना है, आप जहाँ काम करेंगे उसके साथ जीना है, समाज के साथ जीना है। तो अपने खुद के क्रेडिबिलिटी को ख़त्म नहीं करना है भाई,
बात समझ में आ रही है? खुद की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म नहीं करना है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू। व्हाट्सएप ले लिए, एकदम कुछ का कुछ लिखे जा रहे हैं, पूछने वाला तो कोई है नहीं। लेकिन जिस दिन पूछ लिया उस दिन क्या होगा? जिस दिन पता चल गया कि आपने गलत मैसेज फैलाया है, अफवाह फैलाया है, तो क्या होगा? आपको है जो आपके साथ भी विभिन्न तरह का कृत्य किया जा सकता है। नहीं समझ में आ रही बात? तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोगों से, ऐसे विचारधारा वाले व्यक्तियों से बच के रहिए, ठीक है? जो कि बिना तथ्यों को जाने समझे हुए चीज़ों को व्यक्तियों के और छात्रों के समक्ष जो है वह गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं, है ना? चलो ठीक है। उसके बाद कोटा में आत्महत्याओं की घटना देखते, कितना प्रेशर हो जाता है बच्चों के ऊपर और आत्महत्या कर लेते हैं। या मेरे 99% नहीं आया, खत्म, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, लाइफ वहीं पर खत्म हो जाती है क्या? लाइफ वहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। शिक्षा का काम आपकी गुणवत्ता को बढ़ाना, और जब गुणवत्ता बढ़ेगी आपका वैल्यू एडिशन करना है। जब आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपको एक जॉब नहीं दूसरा जॉब मिलेगा। जब आपको ज़िंदगी में लगने लगे ना कि ऑप्शंस ख़त्म हो गए, अब कुछ नहीं, तो आपके पास 100 ऑप्शंस खुलेंगे। वेट करो। कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि समय तो सबका आता है। कई बार क्या हम लोग बोलते हैं कि छलनी के अंदर पानी जमा नहीं हो सकता है, लेकिन उस पानी के बर्फ बनने तक का तो इंतजार करके देखो भाई, कैसे नहीं छलनी में पानी जमा होगा। जो चीज़ नहीं होने वाला वो भी हो जाएगा, बस उसको समय देकर देखो। तो यहां पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। आपको क्या करना है? अपना वैल्यू एडिशन करना है, खुद का वैल्यू एडिशन करना है। मिलेगा नौकरी, एकदम मिलेगा, ठीक है। तो परमाणु बम और मिसाइल राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया, क्या हो गया? दूसरे को धमकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री होगा तो यही सब होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस शिक्षा जो है वो क्या कर सकता है? खामियों को भी प्रकट कर सकता है। तो देखो, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाना होगा और उसके पॉइंटर्स जनरेट करने पड़ेंगे। ऐसे मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूं कि कैसे आंसर्स लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या करें कि आप उसके लिए एनेक्डोट्स तैयार कर लें। सबसे पहला मैं तो आपको बोलूँगा कि थीम तैयार करें। थीम का मतलब क्या है सो समझो। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन है, सिंपल समझ लो कि आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका थीम क्या है? एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, मतलब क्या? समय क्या होता है? बदलता है। इसका थीम क्या हो गया? चेंज, परिवर्तन। तो पहले तो आप थीम तैयार करो। जैसे परिवर्तन हो गया, साहस हो गया, ऐसे करके बहुत सारे थीम्स डेवलप करो, ठीक है। इन थीम्स का सबका एनेक्डोट्स तैयार करो, कहानी। और फिर पहले सबसे पहले एनेक्डोट्स और फिर कोट्स। एनेक्डोट्स और एनेक्डोट्स के बाद कोट्स तैयार करो, और फिर कोट्स को तैयार करने के बाद फिर क्वेश्चंस डेवलप करो। इसलिए मैंने क्वेश्चंस डेवलप करके आपको दिखाया है, राइट। क्वेश्चंस डेवलप करो एंड क्वेश्चंस डेवलप करने के बाद उन क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश करो, और उन आंसर्स के अंदर एग्जाम्पल्स डालने का कोशिश करो, एंड फाइनली टॉपिक को क्या करो? कंक्लूड करो। और क्वेश्चंस में एक आपको जो अपोजिट व्यू होता है, वो अपोजिट व्यू या जिसको काउंटर व्यू भी कहते हैं, वो काउंटर व्यू डेफिनेटली कोशिश करो डेवलप करने का, ठीक है। तो एक एस्से के माध्यम से मैंने आप लोगों से डिस्कस करा कि कैसे एस्से को लिखा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को सेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि अगर आपको और चाहते हैं कि ऐसे सेशंस मैं ला कर दूँ आप लोगों को, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। मैं आप लोग को फिर से बोलूँगा कि कहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, खुद से भी पढ़ रहे हो, सोशल पॉलिटिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए फिलोसफिकल थीम्स के ऊपर फोकस करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। महिला सशक्तिकरण बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन नहीं क्वेश्चंस उठते हैं, राइट।
तो थीम्स डेवलप करो, फिलोसफिकल थीम्स डेवलप करो, और अगर कोई भी समस्या है तो मैं एक सेशन ले लूँगा आप लोग का, ऑनलाइन सेशन और ऑफलाइन सेशन। आप लोग मैं डेट भी डिसाइड कर दूंगा उस दिन, नेक्स्ट संडे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग आएँ उस दिन क्लासेस के अंदर, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ों को और ज़्यादा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवाइज करते रहिए। परफेक्शन IAS फैमिली की तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।